आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा तैयारी में लगे होंगे। आज हम स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्ग्राफिया है। ऑप्शन ए है संख्याओं के साथ कठिनाई, बी लिखावटों के साथ कठिनाई, सी शब्दों के साथ कठिनाई और डी गतिविधियों के साथ कठिनाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लिखावटों के साथ कठिनाई। डिस्ग्राफिया यह लिखने से संबंधित अयोग्यता होती है, जिसको हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अधिगम प्रक्रिया में अक्षम बच्चों को सीखने के लिए समानता उपयोग नहीं की जाती है। यहाँ हम स्प्रिंट हो गया है, समानता नहीं है, ये सामान्यता है। सामान्यता उपयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन ए है सचित्र दृष्टांत का उपयोग करना, बी है सुसंगत भाषा रंग संकेत का उपयोग करना, सी स्पर्शनीय चित्रों का उपयोग करना और डी है छोटे संक्षिप्त निर्देशों का उपयोग करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पर्शनीय चित्रों का उपयोग करना। ये जो है गलत है, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम अक्षमता से तात्पर्य के विषम समूह से है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमताओं के अधिग्रहण और उपयोग में महत्वपूर्ण कठिनाइयों द्वारा व्यक्त होता है। ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है ए क्षमताओं, बी अक्षमता, सी क्षति, डी विकार। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तीसरा का राइट आंसर होगा होगा अक्षमता। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्षमता। अगला क्वेश्चन है चौथा, सीखने की अधिगम, मानो सीखने को ही अधिगम कहा जाता है। तो सीखने की अक्षमता ... में शिथिलता के कारण होती है, जिसके कारण शिक्षार्थी कुछ जानकारी को त्रुटि के साथ देखा और संसाधित कर सकता है। ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, बी परिधीय तंत्र, सी रक्त परिसंचरण तंत्र और डी तंत्रिका तंत्र। तो अधिगम अक्षमता कब किस में होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र। माने सीखने की अक्षमता तंत्रिका तंत्र में शिथिलता के कारण होती है, जिसके कारण शिक्षार्थी कुछ जानकारी को त्रुटि के साथ देखा और संसाधित कर सकते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र यहाँ भरने से सेंटेंस सही हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण अधिगम अक्षमताओं के अंतर्गत वर्णित हैं। ऑप्शन ए है जोखिम उठाना, बी ध्यान देने का विकार,
सी ADHD और डी है कम बुद्धिजीविता अक्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान देने का विकार। ये आपका सही हो जाएगा, ध्यान देने का विकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार के डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे एक एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाते हैं, परंतु समूह के अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में समस्या होती है। इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष डिसलेक्सिया, बी डाइसीडेटिक डिसलेक्सिया और ऑप्शन सी है डाइसीडेटिक डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी है डिस्ग्राफिया के साथ डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइसीडेटिक डिसलेक्सिया। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है बच्चे एक एक अक्षर को तो सही से पढ़ लेते हैं, परंतु अक्षरों के समूह को पहचानने में उनको समस्या होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों में सामाजिक संज्ञानात्मकता की कमी पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ देखिए ये नकारात्मक क्वेश्चन है जो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है वे सामाजिक सूत्रों को गलत पढ़ते हैं, बी वे जानते हैं कि वे कब दूसरों को तंग कर रहे हैं, सी वह अपने व्यवहार के प्रभाव से अनभिज्ञ हैं, डी उनका विद्यालय में निष्पादन गिर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका वे सामाजिक सूत्रों को गलत पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8वां। किस प्रकार की अक्षमता को प्रच्छन्न यानी हिडन विकार कहा जाता है? हिडन मतलब छुपा हुआ होता है। ऑप्शन ए लोकोमोटर अक्षमता, बी श्रवण क्षति, सी बौद्धिक अक्षमता और डी अधिगम अक्षमता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अधिगम अक्षमता। यहाँ प्रच्छन्न मतलब होगा हिडन, ये छुपी हुई है, बिना उससे बातचीत किए या उसके बिना संपर्क में आए हम उसको देख करके नहीं बता पाएंगे कि उनको अधिगम अक्षमता है। हिडन में श्रवणबाधित बच्चे भी आते हैं, उनको भी बिना उनसे बात किए हम नहीं जान पाते हैं कि उनको श्रवण क्षति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अधिगम अक्षमता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की अधिगम अक्षमता में लेखन के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा, ताकत और समय की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है डिसकैलकुलिया, बी डाइसीडेटिक डिसलेक्सिया, सी डिस्ग्राफिया और डी डाइसीडेसिया डिसलेक्सिया। तो किस प्रकार की अधिगम क्षमता में लेखन के लिए लिखने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और ताकत और समय की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां। ऐसे बच्चे जिन्हें प्रतीकों, व्याकरणीय अधिक संरचना और शब्दों को लिखने और समझने में समस्या होते हैं। ऑप्शन ए है दृष्टिबाधित, बी शारीरिक रूप से विकलांग, सी मानसिक रूप से विकलांग और डी भाषा विकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भाषा विकार। चलिए 11वां क्वेश्चन 11, अविकसित भाषा किस विकार की अभिलाक्षणिक विशेषता है? ऑप्शन ए स्वर्ण दोष और वाक दोष दोनों, बी दृष्टि दोष, सी वाक दोष और डी श्रवण दोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्रवण दोष और वाक दोष दोनों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां, इकोलेलिया को किस रूप में परिभाषित करते हैं? इकोलेलिया को किस रूप में परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए है बोलने के लिए शब्द का इस्तेमाल करने की बजाय लगातार गाना, बी दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यांशों को दोहराना, सी शब्द अथवा ध्वनि का प्रयोग न करना और डी एक स्वर में बोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यांशों को दोहराना। इकोलेलिया माने रिपीट, उसको दोहराना। चलिए अगला 13वां क्वेश्चन है आपका, बोलने में एकल सर्वाधिक रिपोर्ट की जाने वाली त्रुटि जो गंभीर रूप से श्रवण दुर्बलता है। ऑप्शन ए है प्रतिस्थापन, बी वाइजिंग, सी गंभीर विकृत, डी चूक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चूक। चूक के चलते जो है वो गलत करते हैं। 14वां क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस आवाज विकार वॉइस डिसऑर्डर कहते हैं? किसे, यहाँ छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है, निम्नलिखित में से किसे आवाज विकार कहते हैं यानी वॉइस डिसऑर्डर? ऑप्शन ए है साफ उच्चारण, बी प्रवाह, सी गूंज और डी भाषा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गूंज। ये जो है गूंज जो है आवाज विकार है, शोरगुल से मतलब है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि हकलाना किस प्रकार का विकार है? हकलाना किस प्रकार का विकार है? ऑप्शन ए है निरंतर ध्वनि, बी गूंज, सी आवाज और डी प्रवाह। बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन डी इसका सही है, प्रवाह। हकलाने से जो है आवाज़ एक प्रवाह, धारा प्रवाह में वो बोल नहीं पाता है, तो इसलिए ये विकार है प्रवाह का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, साल्विया और सेल्डाइकी के अनुसार इनमें से कौन सी एक मौखिक ओरल अध्ययन समस्या नहीं है? यहाँ समस्या नहीं है। ऑप्शन ए आयोग, बी चूक, सी हिचक, डी व्युत्क्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, निम्नलिखित में किसे चर्चा का घटक नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किसे चर्चा का घटक नहीं माना जाता? ऑप्शन ए है भाषा की संरचना, बी मूल्यांकन, सी समस्या और डी संबंधित प्रश्नों को हतोत्साहित करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी संबंधित प्रश्नों को हतोत्साहित करना। ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18वां देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि जब एक बच्चे को भाषा में बोलकर अभिव्यक्त करने और दूसरों द्वारा कहे हुए को समझने में समस्या होती है तो यह भाषा विकार कहलाता है।
तो कौन सा भाषा विकार कहलाएगा? ऐसा बच्चा जो अव्यक्त भाषा को बोलकर अव्यक्त करने और दूसरे के कहे हुए को समझने में समस्या होती है, तो उस प्रकार के भाषा विकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है व्यक्तात्मक, बी ग्रहणात्मक, सी अभिव्यक्तात्मक, ग्राही मिश्रित, और ऑप्शन डी है स्वर संबंधी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अभिव्यक्तात्मक, ग्राही और मिश्रित। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां देखते हैं। हम इशारों, आँखों से इशारा करते हुए और हाव भाव की भाषा का उपयोग करके भाषण को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए है अभिवर्धन, बी क्षतिपूर्ति, सी विकल्प और डी वैकल्पिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अभिवर्धन हम करते हैं। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, दूसरों द्वारा किए गए कथनों की अवांछित पुनरावृत्ति है। अवांछित पुनरावृत्ति है। ऑप्शन ए है इकोलिया, बी दृढ़ता, सी अभिव्यक्ति और डी नियोगवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इकोलिया। इकोलिया में इक्को जैसे इक्को से बना हुआ है इकोलिया। मानो इकोलिया में मानो बार बार उसका दोहराव आ जाता है, जिसको इकोलिया कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। वह व्यक्ति जिसने पहली बार सेरेब्रल पाल्सी यानी सीपी को एक पृथक चिकित्सीय स्थिति के बारे में अलग किया, वो कौन है? तो ऑप्शन ए है अल्फ्रेड बिनेट, बी डॉक्टर विलियम जोन्स लिटिल, ऑप्शन सी है आईपी पॉवेल और डी है फ्रांसिस गल्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सा व्यक्ति जो पहली बार सेरेब्रल पाल्सी को एक पृथक माना अलग चिकित्सीय स्थिति के बारे में अलग किया, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर विलियम जोन्स लिटिल। ये आपका ऑप्शन सही है, इन्होंने ही अलग किया इसको। 22वां क्वेश्चन है कि सेरेब्रल से संदर्भित है। वो सेरेब्रल क्या है? ऑप्शन ए है एक समस्या की कमजोरी, बी मस्तिष्क के भाग पर किसी चीज, सी मांसपेशी में चोट और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल एक मस्तिष्क के भाग पर किसी चीज से संदर्भित है। यानी ये सेरेब्रल कहाँ होता है? मस्तिष्क में ही होता है। ठीक है। यह कमजोरी की कोई समस्या नहीं है, ये गलत है। मांसपेशी में चोट से कोई मतलब नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपी सेरेब्रल पाल्सी की संलग्न स्थितियों में शामिल है। ऑप्शन ए एमआर, बी एएसडी, सी सुनने और देखने में बाधा और डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए है एमआर मेंटल रिटार्डेशन, बी एएसडी आर्टिल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और डी सुनने और देखने में बाधा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सेरेब्रल पाल्सी की संलग्न स्थितियां में शामिल हैं। ये सब मेंटल रिटार्डेड, एएसडी और सुनने और देखने में बाधा, ये सब उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां। सीपी सेरेब्रल पाल्सी एक है, वो क्या है? ऑप्शन ए है चिरकालिक विकलांगता है, बी अंशकालिक विकलांगता है, सी उपचारणीय विकलांगता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्या है बताइए?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चिरकालिक विकलांगता है। ये जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत दिनों तक रहता है। चलिए 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपी सेरेब्रल पॉल्सी का एक कारण नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सेरेब्रल पॉल्सी का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है दिमागी बुखार, बी जन्मजात मानसिक आघात, बी सेकंड बेबी सिंड्रोम और डी अस्थमा। तो इसका देखिए, इसमें ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि अस्थमा सांस से संबंधित है, जबकि ये सब दिमागी बुखार, जन्मजात मानसिक आघात और सेकंड बेबी सिंड्रोम ये सब जो है मस्तिष्क से संबंधित हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही है, यही कारण नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि जब भी कोई आप वीडियो डाला जाए या सूचना कोई हो तो आपको जानकारी मिल सके। और कमेंट करें कि आपको और कैसे वीडियो की आवश्यकता है, और अपने दोस्तों को शेयर करें कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्त, वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, अगले भाग के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।